चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स यानी कि इलास्टिसिटी, और इसमें आपको पढ़ा रहे हैं आर्टिकल नंबर 9.6.3 शेयर मॉड्यूलस। हमने पढ़ा है तीन प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, तीन प्रकार के स्ट्रेन होते हैं, तो तीन प्रकार के मॉड्यूलस भी होते हैं। shear modulus यानी shear stress upon shear strain, the ratio of shearing stress to the corresponding shear strain is called the shear modulus of the material and is represented by G. G is equal to shear stress upon shear strain. It is also called modulus of rigidity. G का एक नाम है modulus of rigidity. कोई सब्सटेंस शायद कितना रिजिड है उसका आइडिया इसी से लगता है। बस आपको तो नाम पता होना चाहिए। हाँ, ये नाम इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूले तो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हाँ मैं तो इस पे भी 5 स्टार दूंगा और इस पे 3 स्टार दूंगा कि शेयर मॉड्यूलस को ही हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये ऐसा है और इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, तो इस तरह ये वाला फेस भी दिखा देते हैं और ये ऐसा टिल्ट होके ऐसा हो जाता है, नहीं ऐसा कुछ हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ जो फोर्स आपने लगाया है, एरिया भी आप ये वाला लेंगे और ये डेल्टा एक्स बाई एल लेंगे। तो जो शियर स्ट्रेस है वो है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आप टेंजेंशियल लेंगे, ये आपको अच्छे से पता है। फोर्स टेंजेंशियल लेंगे और जो ये थीटा रहता है बाकी, तो ये डेल्टा एक्स बाय एल है शियर स्ट्रेन। तो ये ठीक है, बाकी तो रीअरेंज हम कर ही लेंगे। ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा एफ इंटू एल और इधर जाएगा ए डेल्टा एक्स। ये शियर मॉड्यूलस है, या फिर ये कह रहा है कि आप इसे एफ बाय ए बाय थीटा ही लिख लीजिए, यानी एफ बाय ए थीटा। डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल में आपको थीटा मोर रेडिली दिया है कि ये जानकारियां दी हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, और ये वाली लेयर होती है फिक्स लेयर, वो ऊपर वाली लेयर होती है फ्री लेयर, यह है फिक्स लेयर। तो जो फ्री लेयर है उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, जो फ्री लेयर है उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, और उसका फिक्स लेयर से डिस्टेंस कितना है। तो बस शियरिंग स्ट्रेस सिग्मा एस से लिख रहा है। जी का फॉर्मूला हो जाएगा स्ट्रेस का स्ट्रेन, स्ट्रेस को सिग्मा एस से लिख रहा है और स्ट्रेन है थीटा। तो शियरिंग स्ट्रेस का एक फॉर्मूला जी इंटू थीटा भी हो रहा है। ये सब रीअरेंजमेंट ही है। शियरिंग स्ट्रेस अगर निकालना हो, मान लीजिए उसने आपको मॉडुलस दिया हो, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, बहुत रेयर न्यूमेरिकल आपको गाइड्स में मिलेंगे और एग्जाम्स में तो उससे भी कम न्यूमेरिकल इस पर एग्जाम में पूछे गए हैं। हालांकि जरूर पूछा जाना चाहिए और इसमें एक ही कारण है जिस वजह से पूछा जाना चाहिए, और वो है कि आप एरिया कौन सा लेते हैं। फोर्स में तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि फोर्स तो शायद वो एक ही देते हैं, फोर्स में प्रॉब्लम नहीं आती। पर एरिया आप अपनी मर्जी से शायद ये भी लिख सकते हैं, जबकि आपको ये वाला एरिया लेना चाहिए, टेंजेंशियल एरिया। वही वार्निंग वही लिख दीजिए कि ए हियर इज द टेंजेंशियल एरिया। इसके न्यूमेरिकल्स में एरिया में आपसे गलती हो सकती है, डेल्टा एक्स अपॉन एल में गलती नहीं होगी। जो बहुत छोटा वाला डिस्टेंस दिया है वो जरूर डेल्टा एक्स है, और जो थोड़ा बड़ा वाला डिस्टेंस दिया है वो एल है। सिर्फ एरिया में ही आप एक गलती कर सकते हैं, अदरवाइज शायद जो दिया है वही लेंगे, डेल्टा एक्स छोटा वाला और एल थोड़ा बड़ा वाला। एसआई यूनिट इसके लिख दीजिए। एसआई यूनिट तो ये भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। SI unit of G is same as that of stress, क्योंकि स्ट्रेन तो एक रेशियो है और स्ट्रेन की कोई यूनिट है नहीं, और इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल। कोई सा भी स्ट्रेस हो उसकी यूनिट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें यूनिट स्ट्रेस की यूनिट स्ट्रेस करने याद करने में कोई स्ट्रेस नहीं है। SI unit of shear modulus is Newton per meter square in a Pascal. The shear moduli of a few common materials are given. हमें ये टेबल की
एलिमेंट्स की शेयर मॉडुलस की तरफ नहीं देखना है। बस इंपॉर्टेंट बात बड़ी प्यारी दी है इसने, इट कैन बी सीन दैट शेयर मॉडुलस इज जनरली लेस देन यंग्स मॉडुलस। आगे लिख दीजिए 5 स्टार देखें, फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स G is equal to y by 3। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, थोड़ा सा छुपा हुआ है, घुस के है हल्का सा थ्योरी के अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। 5 से भी ज्यादा स्टार इसको आपको देना चाहिए। दिस इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू वो दे देगा और शेयर मॉडुलस की वैल्यू मांगेगा। y by 3 है, y सबसे ज्यादा आता है, y सबसे ज्यादा आता है, इसलिए y करीब 10 टू द पावर 11 की रेंज में था, y 10 टू द पावर 11 की रेंज में था, और ये 10 टू द पावर 9 या 10 टू द पावर 10 की रेंज में। एक बात जरूर देखिए कि 10 टू द पावर 9 को ये गीगा पास्कल कह रहा है, 10 टू द पावर 9 इज गीगा पास्कल, गीगा मतलब 10 टू द पावर 9, तो वो जरूर एक ध्यान दीजिए कि 10 टू द पावर 9 ऐसा ही प्रीफिक्स है जिसका नाम गीगा रखा जाता है। एग्जाम्पल 954 देखते हैं कि द स्क्वायर लेड स्लैब है, स्क्वायर स्लैब है, इसकी साइड 50 सेंटीमीटर है और थिकनेस 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर स्लैब है और साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका एक फेस जो है वो स्क्वायर है, ऐसा ऐसा वाला टाइप का यही है, ये वाला फेस इसका स्क्वायर है और ये जो थिकनेस है ये 10 सेंटीमीटर कुछ दी है इसको। कहता स्क्वायर लेड स्लैब, और स्क्वायर की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, और ये क्यूब नहीं है, स्लैब है। अगर 6 फेस का स्क्वायर सेम एरिया का होता और वो 6 फेस एक स्क्वायर होता, सेम स्क्वायर होता, तो ये क्यूब होता। अब ये क्यूब नहीं है, डेटा इसने क्या दिया ही है, जो स्क्वायर वाला पोर्शन है शायद उसकी दोनों साइड 50-50 है सेंटीमीटर में, और थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, इज सब्जेक्टेड टू अ शियरिंग फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, जो शियरिंग फोर्स है वो उसके नैरो फेस पे है, यानी ये 50 है और ये 50 है। चलो मैं लिख लेता हूँ, ये 50-50 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ये ऐसा है, ये थिकनेस शायद 10 सेंटीमीटर है, और जो भी फोर्स दिया है वो तो टेंजेंशियल टू दिस एरिया लगा है। तो इसी के मॉलिक्यूल्स में बस स्ट्रेस और स्ट्रेन पैदा होता है। जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो इस, तुमने इस चमड़ी पे फोर्स लगाया है ना, चमड़ी के टेंजेंशियल, चमड़ी के टेंजेंशियल चमड़ी में फोर्स लगाया है, तो मैं एरिया ये वाला लूंगा ना, मैं एरिया ये वाला लूंगा, एरिया अब तो मैं ये वाला भी ले सकता हूँ और कहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। द लोअर एज इज रिवेटेड ऑन द फ्लोर, मतलब फिक्स्ड है। हाउ मच विल द अपर एज बी डिस्प्लेस्ड, मतलब डेल्टा एक्स निकालना है। और यंग्स मॉडुलस, ये जो शियर मॉडुलस है हम टेबल में से देख लेंगे, लेड है, लेड का 5.6 into 10 to the power 9 है, इसका 5.6 गीगा पास्कल है, ये 5.6 into 10 to the power 9 is equal to stress in a force upon area, और फोर्स दिया भाई ने 10 to the power 4 न्यूटन, सॉरी 9 into 10 to the power 4 न्यूटन, अब वो जो एरिया है वो इसका 10 into 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेस हो गया, और स्ट्रेन है डेल्टा एक्स अपॉन एल, और ये जो एल है ये 50 सेंटीमीटर। बस यही ध्यान से रखना है, बाकी तो कैलकुलेशंस हो जाएंगी आपकी। सारी गलती केवल इस एरिया में हो सकती है, एरिया आपको ये वाला एरिया लेना है टेंजेंशियल एरिया, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने एक लेयर को फिक्स किया है और एक लेयर में डिस्प्लेसमेंट मांगा है, तो ये 5.6 into 10 to the power 9 is equal to 9 into 10 to the power 4 upon 10 into 50 हाँ 10 into 10 सेंटीमीटर into 50 सेंटीमीटर, ऐसे ही लिख लेता हूँ इसमें से। 5.6 into 10 to the power 9 is equal to, ये तो फोर्स हो गया, ये एरिया हो गया, और ये ऊपर चला जाएगा 50 सेंटीमीटर, और ये डेल्टा एक्स आ जाएगा। अच्छा, ये जो यूनिट है ये 5.6 गीगा पास्कल है, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और ये फोर्स न्यूटन में है, तो मुझे कन्वर्जन करना तो पड़ेगा। ये सेंटीमीटर, चलो ये 50 सेंटीमीटर पूरा, और ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ये अब हो जाएगा 5.6 into 10 to the power 9,
और जो बच गया उसे कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं। 10 सेंटीमीटर को मैं 10 × 10⁻⁻² मीटर लिख लेता हूँ और डेल्टा एक्स लिख लेता हूँ। या तो शुरू से ही सेंटीमीटर के स्क्वायर को आप मीटर स्क्वायर में ले आए, इस सेंटीमीटर को भी मीटर में ले आए और इस सेंटीमीटर स्क्वायर को भी मीटर स्क्वायर में ले आए। पर अगर आप सारी यूनिट्स भी साथ में लिखते चलेंगे तो कुछ यूनिट आप कटते हुए देख सकते हो। अगर इधर मीटर में है तो जो इधर बचा है वो भी मीटर में होना चाहिए, ये भी अपने आप में मीटर में आ जाएगा। या तो आप शुरू से सारे सेंटीमीटर को मीटर में ले आइए और सारे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में ले आइए, तो वो तो सेफ मेथड हो ही गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पर जरूरी नहीं है कि वो मेथड आप करें। अगर आप सारी यूनिट्स लिखेंगे तो कभी कभी आपको इसका फायदा मिलेगा कि ये पूरा कैंसिल हो रहा है। सेंटीमीटर स्क्वायर को हैंडल करना एकदम आसान तो नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर को हैंडल करना एकदम आसान तो नहीं है। ये 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर है, ये 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है, तो इतना कर रहे हैं तो अच्छी बात है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में डालिए और सेंटीमीटर को मीटर में डालिए तो आपको डेल्टा एक्स निकाल रहा है वो ऑटोमेटिकली मीटर में आ जाएगा। या अगर आप प्रॉपर यूनिट डाल रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, बस ये सेंटीमीटर बचा तो मैं खाली इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा और फाइनली फिर मेरा डेल्टा एक्स जो आएगा वो मीटर में आएगा। एक मीटर न्यूटन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक मीटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो जो डेल्टा एक्स बचेगा वो आपका ऑटोमेटिकली मीटर्स में आ जाएगा। तो खैर वो कन्वर्जन आप जिस तरह से संभाल लें, जो मेथड आपको पसंद हो आप उससे करें। बस डिस्प्लेसमेंट अपर लेयर निकालना है, वो बहुत ही कम आया करेगा, वो मिलीमीटर्स में आएगा, ये बात होती है। फिक्स लेयर तो फिक्स ही है, और जो डिस्प्लेसमेंट इन दी अपर लेयर पूछ रहा है वो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा डेफिनेटली काफी कम आएगा, वो मिलीमीटर्स में ही रहेगा यूजुअली। एरिया इसका प्रॉपर एरिया जो है वो ये ऐसा रखा है, अपने को ये भी प्रॉब्लम अपने को लग सकता है ऐसा रखा हो, वो ऐसा बोल सकता था कि इसका जो बड़ा फेस है वो जमीन पे, यहाँ इसने बोला है जो स्ट्रेस हमने लगाया है शेयरिंग फोर्स वो नैरो फेस पे लगाया है, ये जो फेस है वो नैरो फेस है और ये बड़ा फेस है, तो ऐसे रखा है कि ऐसे रखा है, वो आपको सवाल में ध्यान से 2-3 बार चेक करना हो। एनीवे इस पे ये एक न्यूमेरिकल पर्याप्त है, शियर मॉड्यूलस पे और कोई न्यूमेरिकल आपको करने की जरूरत ही नहीं। अगर ये न्यूमेरिकल आप ढंग से कर सकते हैं तो यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ एडिशनल प्रैक्टिस। ऑलराइट, बाकी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है कि वो शियर मॉड्यूलस में बस इतना ही कर सकता है कि हो सकता है वो आपको यंग्स मॉड्यूलस दे दे, शियर मॉड्यूलस का सवाल है और उसने वैल्यू दी है y की, वहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो पहले g को खुद निकालेगा y/3 से, यहाँ एक खेल हो सकता है। न्यूमेरिकल तो क्लियर कट शियर मॉड्यूलस वाला है, पर उसने यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू दी है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडिनल वाला यंग्स मॉड्यूलस है, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, या शियर वाला केस है। अगर वो y देता है तो और डेटा बात कर रहा है शियरिंग फोर्स की, टेंजेंशियल फोर्स की, तो आप g को y/3 लीजिएगा, फिर सवाल सॉल्व कीजिएगा। ऑलराइट, हम आगे बढ़ते हैं और अब इसके बाद है आपका आर्टिकल बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पेपर में देखे गए यंग्स मॉड्यूलस, फिर बल्क मॉड्यूलस पे। शियर मॉड्यूलस की वैरायटी ना तो है और शायद ना अलग से कुछ पूछी जा सकती है, ये एक सवाल शेयर मॉड्यूलस में काफी है, बस इसे ही ढंग से बार बार करते रहें और कन्वर्जन्स वाली बात को ध्यान से हैंडल करें। बल्क मॉड्यूलस अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे सवाल इस पर खूब आते हैं पेपर में। कहता सेक्शन 9.3 में वी हैव सीन दैट व्हेन अ बॉडी इज सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड इट अंडरगोज अ हाइड्रोलिक स्ट्रेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द हाइड्रोलिक प्रेशर। कहता है किसी लिक्विड में उसे किसी सॉलिड को डुबो देंगे तो वो हाइड्रोलिक स्ट्रेस उस पर लगता है और वो हाइड्रोलिक प्रेशर के बराबर है, और मैं तो उसे बहुत क्लियर पढ़ाना चाहता हूँ कि वो चेंज इन प्रेशर के बराबर है। आते हैं पर दिस लीड्स टू द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अगर आप चारों तरफ से किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे, अगर सब तरफ से यूनिफॉर्मली ऐसे फोर्स लगाओगे तो फिर हम इसे फोर्स नहीं प्रेशर की बात नाम देते हैं, फिर हम इसका नाम फोर्स नहीं प्रेशर का नाम देते हैं। और अगर यूनिफॉर्म प्रेशर सब तरफ से लग रहा है तो हाँ वॉल्यूम तो घटेगी, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम तो घटेगी। Thus producing a strain called a volume strain.
ये सब हम पढ़ चुके हैं। The ratio of hydraulic stress to the corresponding hydraulic strain is called bulk modulus. It is denoted by symbol B. तो bulk modulus आप हेडिंग दे दीजिए और चलिए पहले यही लिख दीजिए कि when pressure is increased on a body, when a pressure is increased on a body from all sides uniformly, एक बॉडी पर प्रेशर लगाया जाता है सभी साइड से यूनिफॉर्मली, then its volume decreases. बस यही इंफॉर्मेशन दे रही थी कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगी ही घटेगी, नो इश्यूज। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगी। तो जो बल्क मॉडुलस है वो है हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेन। ये मैं इसे बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन के नाम से ज्यादा पुकारा करूंगा, या और फाइनल बात करता हूँ, इसे तो मैं बल्क स्ट्रेस कह सकता हूँ, पर इसको वॉल्यूम स्ट्रेन कह देता हूँ। ये क्योंकि बल्क स्ट्रेस के लगाए जाने से वॉल्यूम चेंज होती है, तो स्ट्रेन में वॉल्यूम वाला ले रहा हूँ। बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन, ये आप याद रख लें और फिर समझिए कि बल्क कह रहे हैं पूरा वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम को पूरा बल्क कहते हैं। जितना अंदर उसके अंदर मैटर एंक्लोज्ड है उसी को उसका बल्क कहते हैं। जैसे फ्रूट का पल्प होता है ऐसे सॉलिड का बल्क होता है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए बल्क मॉडुलस, ये सबसे अलग से बात, अलग से 5 स्टार लगा के ये लिखिए। यहाँ पर इस पे आप 5 स्टार लगा सकते हैं मेरे ख्याल से, या इस पे कोई एक बात जो आपको पसंद हो। फाइनली तो ये ज्यादा काम का है। वॉल्यूम स्ट्रेन में थोड़ा मैसेज तो मिल रहा है कि डेल्टा वी बाई वी लेना है, इसमें तो क्लियर मैसेज नहीं मिल रहा है कि बल्क यानी क्या। इसमें मैसेज मिल रहा है कि डेल्टा वी बाई वी लेना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि बल्क स्ट्रेस इज इक्वल टू डेल्टा पी इक्वल टू चेंज इन प्रेशर। जो बल्क स्ट्रेस है वो चेंज इन प्रेशर है, इट इज नॉट इक्वल टू फाइनल प्रेशर। ये बात बहुत ज्यादा काम की है। जो बल्क स्ट्रेस है वो चेंज इन प्रेशर के बराबर है, वो फाइनल प्रेशर के बराबर नहीं है। ये बात हम और ध्यान से समझ लेते हैं। मैंने आपको ये बार बताया था कि मान लीजिए सी के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ है। मान लीजिए यहाँ प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 atm था, और सपोज यहाँ पे प्रेशर है टोटल 21 atm। सपोज इस जगह पे प्रेशर है 21 atm, तो जो वॉल्यूम में चेंज है, जो वॉल्यूम में इसकी चेंज हुआ है वो चेंज इन प्रेशर के कारण हुई है ना। जो ओरिजिनल वॉल्यूम थी वो ऑलरेडी इस प्रेशर के कारण थी, अब जो वॉल्यूम में कमी आई है वो चेंज इन प्रेशर के कारण। इसलिए जो बल्क स्ट्रेस है वो चेंज इन प्रेशर है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो बल्क स्ट्रेस है वो चेंज इन प्रेशर के बराबर है, न कि फाइनल प्रेशर। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस लिखने के बजाय ज्यादा अच्छा बल्क स्ट्रेस को हम लोग डायरेक्टली डेल्टा पी का नाम दे दिया करेंगे। बल्क स्ट्रेस काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है, शायद यंग्स मॉडुलस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला, क्योंकि वो तो डायरेक्टली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जितने भी मॉडुलस है ना, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस, they all should be a positive quantity. They all should be a positive quantity actually. ये तो कौन आता है आपको कि आप कितना ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाइए और उससे कितना स्ट्रेस पैदा होगा। जितने भी जो मॉडुलस हैं ये पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। ये लाइन आप 2 स्टार लगा के लेते हैं। all moduli all the 3 moduli are positive constants, positive constant having a large positive power. ये जो यंग्स मॉडुलस है ये 2 into 10 raised to power 11 है, तो पावर भी पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। ये पावर भी पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, क्योंकि स्ट्रेस के बढ़ने से स्ट्रेन बढ़ रहा है, इसलिए स्ट्रेस का स्ट्रेन का रेशियो पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव होने चाहिए, ये पॉजिटिव होने चाहिए। अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि बल्क मॉडुलस का मैं फॉर्मूला लेना चाहता हूँ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस तो डेफिनेटली डेल्टा पी है और स्ट्रेन डेफिनेटली डेल्टा वी है।
जो बल्क मॉडुलस है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस डेफिनेटली डेल्टा पी है और वॉल्यूम स्ट्रेन डेफिनेटली डेल्टा वी बाई वी। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, डेल्टा पी का मतलब होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल और डेल्टा वी का मतलब होता है पी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मान लीजिए प्रेशर बढ़ रहा है, इफ प्रेशर इंक्रीजेस डेल्टा पी इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर प्रेशर बढ़ता है तो बाद में प्रेशर ज्यादा है तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल पॉजिटिव आ रहा है, और अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटती है। अगर प्रेशर पॉजिटिव है ना, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो जो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है वो नेगेटिव आ रहा है। अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो ये टर्म नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कैलकुलेशन से ये बल्क मॉडुलस नेगेटिव आ जाएगा। जो बातें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, इन पर कोई ज्यादा ध्यान ना दिया जाए बाद में इनकी लॉजिक को। हाँ ये बात पक्की है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो डेल्टा पी पॉजिटिव आता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटती है, तो वॉल्यूम घटती है तो फाइनल वॉल्यूम कम है, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल नेगेटिव आएगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो कैलकुलेशन से बल्क मॉडुलस नेगेटिव आ जाएगा, और हम नहीं चाहते कि कैलकुलेशन से बल्क मॉडुलस नेगेटिव आए, इसलिए हम यहाँ फॉर्मूले में एक एक्स्ट्रा माइनस साइन डाल देते हैं। ये आप लिख दीजिए और दोबारा पढ़िएगा मत, ऐसा लिख दीजिए, इफ बी इज कैलकुलेटेड एज अबव, अगर बल्क मॉडुलस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाए then it will come out to be a negative value। अगर बल्क मॉडुलस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाए जो कि यहाँ लिखा है, तो it will come out to be a negative value। नॉर्मल फॉर्मूले से अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये नेगेटिव आएगा, while it should be a positive constant, ये पॉजिटिव होना चाहिए, therefore we put an additional minus sign। If we calculate it by the above formula, it comes out to be a negative value, it comes out to be a negative value, while bulk modulus should be a positive constant, bulk modulus should be a positive constant, so we put an additional minus sign, in the formula। इस फॉर्मूले में हम ये एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। तो बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला है वो अपने आप में थोड़ा सा हैपनिंग है, इसलिए पेपर में कभी कभी कोई जमाना था जब आसान क्वेश्चन आते थे तो सिर्फ पूछते थे बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, एक ऑप्शन वो प्लस साइन के साथ दे देते थे और एक ऑप्शन माइनस साइन के साथ दे देते थे, तो हम इस पे 5 स्टार दे तो देते, इस माइनस साइन को हम ध्यान रख तो लेते हैं, पर इसका केवल तभी मतलब है जब कोई पूछे कि फॉर्मूला सही क्या है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आप इस माइनस की चिंता मत करना, आप तो अपने आंसर को पॉजिटिव निकाल के दे देना। कैलकुलेशन में आप ज्यादा चिंता मत करना कि मैं डेल्टा बी पॉजिटिव लूं कि डेल्टा बी नेगेटिव आ रहा है तो उसका क्या करूं, ठीक है। फॉर्मूला एग्जैक्टली आपको पता हो ये आवश्यक बात है, पर आगे लिख दीजिए, इन न्यूमेरिकल्स वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द साइंस ऑफ डेल्टा पी एंड डेल्टा बी और बी। इन न्यूमेरिकल्स वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट साइंस ऑफ डेल्टा बी और बी। न्यूमेरिकल्स में तो आप फाइनल आंसर पॉजिटिव ही दीजिएगा, बात खत्म। न्यूमेरिकल में ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है और फॉर्मूला क्या यूज करें, फॉर्मूला भी ये मत लेना, फॉर्मूला भी आप मस्त आराम से यही लेना न्यूमेरिकल। तो अगर सवाल पूछता है फॉर्मूला सही क्या है तो ये आपको माइनस बताना जरूरी है, अदरवाइज आप इस माइनस साइन को और कैलकुलेशंस के भी सारे साइनों को इग्नोर कर सकते हैं सब्जेक्टिव पेपर नहीं, सॉरी ऑब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में आपको कायदे से सब दिखाना चाहिए। स्कूल एग्जाम की अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आपको कायदे से सारी बातें एग्जैक्ट दिखानी चाहिए, और एग्जैक्टनेस की आदत हो तो आप ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। कोई भी स्टेप अगर उड़ाने को कहा जाए कि आप इसको उड़ा दीजिए तो आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो फॉर द जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वही मेथड केवल दी बेस्ट है। टीचर कुछ भी करे, जो आपको सही लग रहा है उससे ज्यादा सही कुछ भी नहीं। Okay, so the negative sign indicates the fact that with an increase in pressure, a decrease in volume occurs. That is, P is positive. P इनका delta P लिखना चाहिए था इन्हें। P is positive, delta V is negative. Thus, for a system in equilibrium, the value of bulk modulus V is always positive. फिर SI यूनिट लिख दीजिए। SI यूनिट ऑफ bulk modulus V स्ट्रेस के बराबर है, क्योंकि ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, डेल्टा V बाई V। तो डेल्टा V की भी वही यूनिट है जो V की, डेल्टा V बाई V की कोई यूनिट नहीं है,
तो बल्क मॉडुलस की यूनिट स्ट्रेस के बराबर है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल। फिर कह रहा है बल्क मॉड्यूलाई ऑफ अ फ्यू कॉमन मटेरियल्स आर गिवन इन टेबल 9.3, जिसकी तरफ हम देखने भी नहीं वाले हैं और काट देंगे उसको। ठीक है, अब एक नई हेडिंग दे दीजिए, बड़ी अच्छी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ये भी बढ़िया काम की बात है, सी से डिनोट करते हैं और इसे, और ये है 1/बल्क मॉडुलस। ये पास का देने लायक बात है और न्यूमेरिकल में काफी इस्तेमाल होता है कंप्रेसिबिलिटी वाला टर्म। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी एंड इज डिनोटेड बाय के। एनसीईआरटी इसे के से डिनोट कर रहा है। ये हर खूब सारी चीजों को के से डिनोट करता है, तो बाद में हमारे पास इतने सारे के हो जाएंगे, कौन सा के क्या है पता नहीं रहेगा। देख लीजिए जो आपको करना। इट इज डिफाइंड एज अ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम फॉर इंक्रीज इन प्रेशर। देख रहे हैं आप, तो ये बात 1/बल्क मॉडुलस हो जाएगा, 1/डेल्टा पी, डेल्टा पी बाय पी हो जाएगा माइनस डेल्टा वी बाय वी अपॉन डेल्टा। क्या बोल रहा है? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल इंक्रीज उसने बोल दिया, क्या बोल रहा है? इट इज रिलेटेड टू द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। सही है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम फॉर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। इसमें बस ध्यान दीजिए, इंक्रीज इन प्रेशर को हाईलाइट करिए आप। हम इसके डेफिनेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, ये डेफिनेशन काफी है, ये डेफिनेशन या ये डेफिनेशन किसी भी काम की नहीं है, और इसमें एक सुंदर बात इसने हमारे लिए कर दी कि फॉर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर में चेंज, प्रेशर में चेंज की बात करते हैं हम लोग हमेशा, क्योंकि चेंज इन प्रेशर ही चेंज इन वॉल्यूम के लिए जिम्मेदार होती है, इसलिए हम लोग हमेशा स्ट्रेस के नाम पे अब चेंज इन प्रेशर लेते हैं। बल्क मॉडल्स का ये कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला बड़ा अच्छा है, ये इस रूप में ज्यादा काम का है। और मैं इसमें आपको ये समझाना चाहूंगा कि कंप्रेसिबिलिटी के नाम से हमें मैसेज क्या मिल रहा है। देखिए, जो हमने एक बार पढ़ा था, जिस सब्सटेंस में डिफॉर्मेशन ज्यादा टफ होता है, जिस सब्सटेंस में डिफॉर्मेशन जितना ज्यादा टफ होता है उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होती है, उसका मॉडुलस उतना ज्यादा होता है। अगर मैं किसी गैस के कॉलम की बात करूं जो कि बहुत हाई प्रेशर पे है, अगर एक गैस का सैंपल है मेरे पास किसी कंटेनर में और वो बहुत हाई प्रेशर पे है, तो मैं उसमें बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा उसे कंप्रेस कर पाऊंगा। जिसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है उसमें डिफॉर्मेशन बहुत मुश्किल है, डिफॉर्मेशन बहुत मुश्किल है, तो जो कंप्रेशन पैदा हो रहा है वो काफी कम हो रहा है। जिस सब्सटेंस को आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, ये इससे मैसेज आ रहा है। पहले तो ये लिखिए, बेसिकली नॉर्मली ये बातें गैसेस के बारे में ही की जाती है, ब्रैकेट में ये लिख लीजिए, दिस टर्म इज मोर यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गैसेस। ये जो कंप्रेसिबिलिटी है इसकी बातें गैसों के बारे में, गैसेस के बारे में सबसे ज्यादा की जाती है। थोड़ी बहुत लिक्विड्स के बारे में भी कर सकते हैं, पर एसेंशियली गैसेस के बारे में ही ज्यादा की जाती है। तो ऐसा लिख लीजिए, अ गैस सैंपल व्हिच कैन इजीली बी कंप्रेस्ड, a gas sample which can easily be compressed has high compressibility. A gas sample which can easily be compressed has high compressibility. एक गैस सैंपल जिसे इजीली कंप्रेस किया जा सकता है उसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। नाम से ही क्लियर है, कंप्रेसिबिलिटी, जिसे आसानी से कंप्रेस कर सको उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है। और अगर आप इसे आसानी से कंप्रेस कर पा रहे हो मतलब इसमें डिफॉर्मेशन आसान है, और डिफॉर्मेशन आसान है तो इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है, इसीलिए ये रेसिप्रोकल में आ रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आपके सिर्फ एक काम की बात है और वो ये सोचने ना बैठ जाए कि कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है तो इसको डिफॉर्मेशन बड़ी आसानी से हो रहा है तो इलास्टिसिटी कम है। ये जो बातें हैं ये यूजलेस है। काम की केवल एक बात है और वो ये फॉर्मूला, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई थियोरी, कोई लॉजिक काम की नहीं होती है। सबसे ज्यादा सीधे सीधे आपको इसके मैथमेटिकल फॉर्म पे ही केवल अटैक करना चाहिए, उसी को केवल पकड़ना चाहिए। जहां इसको मैथमेटिक्स में एक्सप्रेस किया गया है केवल उसको पकड़ लो, बाकी सब तो अपने आप तुम सीख ही जाओगे धीरे धीरे। ये मैथमेटिकल वाला पार्ट सीखने में, प्रैक्टिस में लाने में, हैबिट में लाने में समय लगता है, और मैथमेटिक्स वाला पार्ट पकड़ लिया तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, फिर थियरी कभी भी क्लियर हो जाती है।
अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये बात ध्यान दीजिए कि इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थियोरी के क्वेश्चंस अभी अटेम्प्ट ना करें जब उसके 50-60% न्यूमेरिकल आप कर चुके हो, न्यूमेरिकल जिसमें डिजिट्स हो, तो रीअरेंजमेंट वाले सवाल और थ्योरी वाले सवाल करें। अगर फिजिक्स सीखनी है, फिजिक्स फोबिया निकालना है, तो एक ही मंत्र है कि इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी थ्योरी के क्वेश्चंस मत करो, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तुमको लगता है पहले हम थ्योरी पढ़ लें, फिर थ्योरी के क्वेश्चंस कर लें, फिर न्यूमेरिकल्स पे जाएं, वो तो फिर उतने में तो कहानी खत्म हो जाती है। 2-4-5 चैप्टर आप सीख पाते हो, बाकी पूरी फिजिक्स आपकी छूट ही जाती है। 11th का आधा निकल जाता है करीब करीब, और लोग M1D मोशन एंड डायमेंशन के बाहर ही नहीं निकल पाते, वो उसी के न्यूमेरिकल करते रहते। बहुत हुआ तो प्रोजेक्टाइल पे आ गए, या न्यूटन्स लॉ पसंद आता है, बस न्यूटन्स लॉ से आगे वो कभी बढ़ ही नहीं पाते, वाई नहीं लेते। आज जब वो 12th में आते हैं तो फिर जरूर फिर उनका माइंडसेट चेंज हो चुका होता है, और फिर वो सब कुछ निपटा लेते हैं पुराना बैकलॉग। बेस्ट तरीका ये है कि आप सीधे फॉर्म C = 1/v पढ़िए, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे मत जाइए ज़्यादा, और उसे न्यूमेरिकल्स कहीं मिल जाए वो वाले तो उसे अप्लाई कर दीजिए बस। कहता it can be seen from the data given in table 9.3 that the bulk model of the solids are much larger than the liquids. bulk modulus ऐसा लिख दीजिए आप, एक मैं शायद क्वेश्चन के रूप में लिख देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए आप। पहले तो यही लिखिए, कैलकुलेट बल्क मॉडुलस फॉर अ परफेक्टली रिजिड सब्सटेंस। bulk modulus for a perfectly rigid substance. So bulk modulus is stress upon strain delta V by V, और अगर ये perfectly rigid है तो तुम कुछ भी कर लो, इसकी वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। अगर ये perfectly rigid है तो तुम कितना भी प्रेशर लगा लो, perfectly rigid में आप मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन चेंज कर ही नहीं सकते। तो डेल्टा V 0 है, ये है डेल्टा P into V upon डेल्टा V। माइनस साइन मुझे लगाना चाहिए कस्टमरली, पर मुझे मालूम है कि फाइनली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ कोई फॉर्मूला पूछ रहा है कि बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला क्या है, तो मैं माइनस साइन लगाऊंगा, नहीं तो मैं उड़ा दूंगा। और मैं फाइनली देख रहा हूँ कि भाई ये 0 आ गया, तो परफेक्टली रिजिड का तो खूब ज्यादा होना ही चाहिए बल्क मॉडल्स। कोई सा भी मॉडुलस परफेक्टली रिजिड का इनफाइनाइट ही होना चाहिए। वैसे लिख दीजिए, फॉर अ परफेक्टली रिजिड सब्सटेंस, फॉर अ परफेक्टली रिजिड सब्सटेंस y is equal to infinite, y is equal to infinite, shear modulus is equal to infinite, और जो बल्क मॉडुलस है वो भी इनफाइनाइट। अगर परफेक्टली रिजिड सब्सटेंस है तो आप उसमें किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन पैदा कर ही नहीं पाएंगे। अगर परफेक्टली रिजिड है तो आप उसमें किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन पैदा नहीं कर पाएंगे, और इसलिए उसके सारे मॉडुलस इनफाइनाइट होते हैं। सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि सॉलिड्स में हम कंप्रेशन, सॉलिड में प्रेशर लगा के उसके मॉलिक्यूल्स को पास नहीं लाया जा सकता। तो सॉलिड्स तो आइडियली परफेक्टली रिजिड ही होते हैं। सॉलिड्स का बल्क मॉडुलस करीब इनफाइनाइट ही होता है, और इनफाइनाइट नहीं तो चलो ये कह देते हैं वेरी हाई, ऐसा ही डैश करके लिख दीजिए कि इन बल्क इन सॉलिड्स नहीं, इन काट दीजिए, सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल, solids are least compressible, NCERT line use करो, solids are least compressible, and therefore bulk modulus of solids is maximum. Solids are least compressible, solids में compression बहुत मुश्किल से होता है, so therefore bulk modulus of solids is maximum, whereas gases are most compressible. तो लिख दीजिए, अगला पॉइंट ऐसे लिख दीजिए। मैं इवन एक बात ये भी कहता हूँ कि इवन जो आइडियल लिक्विड्स है ना, अगला लाइन डैश करके लिख लीजिए, the ideal liquids are also incompressible। अगर लिक्विड्स की भी बात करें ना, तो आप प्रेशर लगा के इनके मॉलिक्यूल पास नहीं ला सकते साहब। अगर आइडियल लिक्विड की बात करें तो आइडियल लिक्विड्स भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं। एक स्टार आप इस पे दे सकते हैं, कोई मैथमेटिकल जानकारी नहीं है और कोई कॉन्सेप्ट वाली जानकारी भी नहीं है। लॉजिक थोड़ी बहुत काम की है, न्यूमेरिकल्स में लॉजिक को कहीं यूज कराया जा रहा है आजकल, पर फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि कोई लॉजिक, कोई थ्योरी, खासतौर से एक्सप्लेनेशंस
वो तो सब मोस्ट नॉनसेंस थिंग्स टू बी डन इफ यू वांट अ गुड स्कोर। अगर आपको सब्जेक्ट एंजॉय करना है तो एक अलग बात है। अगर आप स्कोर ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड बातें करते हैं तो आप एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा समय मत लगाइए। जो आधा अधूरा क्लास में समझ में आया है वो पर्याप्त है। उसके बाद सीधे उसके मैथमेटिकल पोर्शन को अटैक करिए और देखिए नंबर और कॉन्फिडेंस में आपकी क्या चेंज आता है। आइडियल लिक्विड्स भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं तो कायदे से तो बल्क लिक्विड्स का भी बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट, सॉलिड्स का भी बल्क मॉडुलस करीब करीब इनफाइनाइट है और लिक्विड्स का भी कायदे से तो बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट है। इसीलिए मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि बल्क मॉडुलस इज अ टर्म मोस्टली एसोसिएटेड विद गैसेस। गैसेस में हम जरूर प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम में चेंज दिखेगा और इसलिए बल्क मॉडुलस इज मिनिमम फॉर गैसेस। बल्क मॉडुलस इज मिनिमम फॉर गैसेस, बाकी तो करीब करीब इनफाइनाइट ही। और अगर आइडियल बातें न करें तो बी सॉलिड इज ग्रेटर देन बी लिक्विड इज ग्रेटर देन बी गैसेस। ये ऑर्डर में आ जाएगा। सॉलिड्स का बल्क मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है। बस लाइन फिर से पैराग्राफ पढ़ लो। It can be seen from the data given in table 9.3 that the bulk moduli for solids are much larger than the liquids, which are again much larger than the bulk modulus for gases, air. और कहता है thus solids are least compressible, whereas gases are most compressible. इसका जब B सबसे कम है तो इसकी compressibility सबसे ज्यादा हुई, अलग से लिख दीजिए। B for gases is minimum. B for gases is minimum. So compressibility of gases is maximum. Compressibility of gases are maximum. कितने टाइम्स वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर से कह रहा है गैसेस आर लार्ज कंप्रेसिबिलिटी विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा विच वेरी विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लाइन लिख दीजिए डैश करके कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ गैस compressibility of a gas depends on its pressure and temperature. Compressibility of a gas depends on its pressure and temperature. टेम्परेचर का तो मुझे नहीं पता पर प्रेशर का मुझे पक्का पता है कि अगर ऑलरेडी बहुत हाई प्रेशर में कोई गैस है फिर हम तो नहीं दबा पाएंगे उस गैस को। एक गैस सिलेंडर है, गैस बलून है और बहुत हाई उसमें प्रेशर है ऑलरेडी, तो फिर मैं उसे और मेरे में इतनी दम नहीं है कि मैं उसे आसानी से कंप्रेस कर सकूं। तो हाई प्रेशर जिनका ज्यादा है और एक लाइन चलिए वो भी लिख दीजिए a gas at high pressure is less compressible. गैस ऑलरेडी अगर हाई प्रेशर पे हो तो बड़ा मुश्किल है हमारा उनके मॉलिक्यूल्स को और पास लाना। गैस at high pressure is less compressible. फिर कह रहा है incompressibility of solids is primarily due to the tight coupling between the neighboring atoms. वही कपलिंग है इतनी ज्यादा, वो स्प्रिंग जो है इतनी स्टिफ है कि आप प्रेशर लगा के उन्हें पास ला ही नहीं सकते। मेरे ख्याल से तो लाइन का कोई मतलब नहीं है, लिख लीजिए। चलिए देखिए, इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इज ड्यू टू, सॉलिड्स तो इनकम्प्रेसिबल है, आप उन्हें कंप्रेस कर ही नहीं सकते। इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इज ड्यू टू टाइट कपलिंग बिटवीन नेबरिंग एटम्स, इज ड्यू टू टाइट कपलिंग। मतलब आप प्रेशर लगा के मॉलिक्यूल को पास ला ही नहीं सकते, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को और पास ला ही नहीं सकते। टाइट कपलिंग वर्ड उसने यूज किया है, उसे हमें और समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। The molecules and liquids are also bound with their neighbors, but not as strong in solids. Liquid में भी करीब वही काम है। Molecules and gases are very poorly coupled to their neighbors. उनका अपने neighbors से कोई वास्ता ही नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। एक मॉलिक्यूल यहाँ है और दूसरा मॉलिक्यूल कहीं और है। Table shows the various types of stress, strain, elastic moduli, and applicable state of matter at a glance. चलिए हाँ, ये जरूर एक लाइन टेबल 9.4 में एक बात जरूर काम की है, तो आप लिख दीजिए। स्ट्रेस भी मैं नहीं समझा रहा हूँ, मुझे पता तो है, मैं ये बता रहा हूँ स्टेट ऑफ मैटर कब किस मैटर पे क्या वैलिड है। एक पॉइंट जरूर लग दीजिए, 2 स्टार लगा दीजिए कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ब्रैकेट में टेंसाइल ऑब्लिक कंप्रेसिव, longitudinal stress can be applied only on solids. longitudinal वाला स्ट्रेस जो है वो
केवल सॉलिड्स पे अप्लाई किया जा सकता है। लिक्विड में तो आप अलोंग द लेंथ पे फोर्स लगा नहीं सकते, वो तो लिक्विड चल देगी, इंट्रामोलिकुलर सेपरेशन थोड़ी ना क्रिएट करेगी। जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है वो केवल सॉलिड्स पे लगाया जा सकता है। फिर आगे लिखिए shearing stress can also be applied only on solids। shearing stress भी केवल सॉलिड्स पे लगाया जा सकता है। shearing stress भी केवल सॉलिड्स पे लगाया जा सकता है। और फिर जो हाइड्रोलिक या बल्क स्ट्रेस है, बल्क स्ट्रेस कैन बी अप्लाइड ऑन ऑल सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। बल्क स्ट्रेस में सब पे लगा सकता हूँ मैं, सॉलिड पे भी बल्क स्ट्रेस लगा सकता हूँ। उसकी वॉल्यूम में चेंज है कि नहीं वो एक अलग बात है, पर मैं स्ट्रेस तो लगा ही सकता हूँ। बल्क मॉडुलस जो है, जो बल्क स्ट्रेस है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों पे लगाया जा सकता है। तो इनमें भी क्वेश्चन कुछ बन तो सकते हैं, बनते तो हैं नहीं, आज तक तो पूछे नहीं गए पर बन सकते हैं। जैसे कि वो आपसे पूछेगा कि सॉलिड्स पे क्या क्या लगा सकते हैं, क्वेश्चन लिख दीजिए। अ सॉलिड कैन बी अप्लाइड व्हिच टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो सॉलिड पे तो तीनों लगा सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी लगा सकते हैं, shear भी लगा सकते हैं और बल्क भी लगा सकते हैं। अब ये उसी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया उसने कि सॉलिड पे आप क्या क्या लगा सकते हैं। तो सॉलिड पे तो तीनों लगा सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी लगा सकते हो, shearing भी लगा सकते हो और बल्क भी लगा सकते हो। सॉलिड पे तीनों लगा सकते हो। फिर से क्वेश्चन लिखिए, which stress can be applied on all solids, liquids, gases। एक क्वेश्चन ये है कि सॉलिड पे आप क्या क्या लगा सकते हो, तो तीनों। और एक क्वेश्चन ये है कि आप कौन सा ऐसा स्ट्रेस है जो तीनों पे लगा सकते हो, और उसका नाम है फिर बल्क स्ट्रेस। यानी जो यंग्स मॉडुलस है और जो shear मॉडुलस है वो केवल सॉलिड्स के ऊपर के साथ वैलिड है, और जो बल्क मॉडुलस है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए वैलिड है। अब मैं स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं मॉडुलस की बात कर रहा हूँ। सॉलिड में यंग्स मॉडुलस भी हो सकता है और सॉलिड में shear मॉडुलस भी हो सकता है, सॉलिड में बल्क मॉडुलस भी हो सकता है, सॉलिड में तीनों मॉडुलस हो सकते हैं। मैं और क्लियरली बता देता हूँ, लिक्विड की बात अगर करूँ तो लिक्विड पे केवल बल्क मॉडुलस, और अगर गैस की बात करूँ तो गैस पे भी केवल बल्क मॉडुलस। लिक्विड के लिए shear मॉडुलस डिफाइंड नहीं है, लिक्विड के लिए ऐसा भी लिख देता हूँ, फॉर अ लिक्विड Young's modulus and shear modulus not defined। लिक्विड के लिए Young's modulus और shear modulus not defined, और इसी तरह even for a gas Young's modulus and shear modulus not defined। ये कुछ बातें हैं जो कि एनसीईआरटी के टेबल्स में हमें समझ में तो आ रही है, पर ये बातें एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, पूछी जा सकती हैं, देयर आर नो गारंटीज। और अगर न्यूमेरिकल वाला एस्पेक्ट आपका अच्छा बढ़िया स्ट्रांग हो चुका हो तो आप इन बातों पे ध्यान दें, और अगर पहले आप इन बातों पे ध्यान देंगे तो फिजिक्स आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में सफिशिएंटली कंफ्यूजिंग होती है। जितना आप ज्यादा थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे, विश्वास मानिए उतना आपका कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट में कम होता जाएगा। थ्योरी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, न्यूमेरिकल में बड़े डिफाइंड होते हैं, एक स्टेप के बाद ये करना, इस स्टेप के बाद ये करना, इस स्टेप के बाद ये करना। थ्योरी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है और ज्यादा कॉन्फिडेंस कम करने वाली होती है। थ्योरी के क्वेश्चंस बंद कर दीजिए आप, इवन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो भी 11th पोर्शन में जो थ्योरी के क्वेश्चन आए हैं वो तब करना जब आप 12th में पहुंच जाए, तब थ्योरी के रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। अभी तो आप केवल मैथमेटिकल, जहाँ डिजिट हो या जहाँ इक्वेशन हो, केवल उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए। चाहे एक क्वेश्चन पे आधा घंटा लगाए वो मंजूर है, और थ्योरी के सवाल जो 2 मिनट में हो जाते हैं, जिनसे थोड़ा फील भी आता है कि कंप्लीटनेस हो रही है, वो ना करें, उलझ जाएंगे। कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन आपको उलझा ही लेगा, और वो जितना आपने सारा कॉन्फिडेंस किया सभी बर्बाद कर देगा। एग्जाम्पल 9.5 देखिए, कैमरा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर। डेप्थ दे दी इसने
3000 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाय वी। फ्रैक्शन मतलब अपॉन ओरिजिनल जब कर देते हैं, चेंज अपॉन ओरिजिनल, और उसने खुद बोल भी दिया कि आप डेल्टा वी बाय वी निकालिए वाटर का एट द बॉटम ऑफ द ओशन गिवन दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर दे दिया और टेक जी। अब एक जानकारी है, एक आगे का फॉर्मूला यूज कर रहा है जो उसने पहले कभी पढ़ाया नहीं है, तो पहले तो मैं आपको यही पहले हेडिंग देके यही लिखवा देता हूँ कि क्वेश्चन लिख दीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन लिख दीजिए, calculate what is the expression of pressure exerted by a liquid column. What is the expression of pressure exerted by a static liquid column? एक स्टेशनरी लिक्विड कॉलम है, एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है और अब यहाँ पे प्रेशर चाहिए, ये H। तो मैं इसका डेरिवेशन तो नहीं कर रहा हूँ, अभी हम लोगों को आगे पढ़ना ही है, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि अगर ये लिक्विड कॉलम एट रेस्ट है और लिक्विड कॉलम की हाइट H है, तो यहाँ जो प्रेशर है ड्यू टू दिस हाइट H, प्रेशर ड्यू टू दिस हाइट H, खाली लिक्विड कॉलम का प्रेशर, खाली लिक्विड कॉलम का प्रेशर, उसका फॉर्मूला होता है HdG। हमें इसका डेरिवेशन नहीं पता और मतलब भी नहीं है, बस हमें इसे अप्लाई करते आना से। प्रेशर का फॉर्मूला है HdG और यही वो फॉर्मूला है जिसकी बदौलत हम कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। जितना भी हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उतना ही प्रेशर अगर सिर्फ मर्क्यूरी से लगवाना चाहें तो मर्क्यूरी का एक ऐसा कॉलम जिसकी हाइट 76 सेंटीमीटर है वो पर्याप्त होगा। ठीक है, अभी तो अगला आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 10 meters of water column, pressure exerted by 10 meters of water column। तो प्रेशर है HdG, हाइट में कह रहा हूँ 10 मीटर और पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम अपॉन cc, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो प्रेशर हाइट ये है, डेंसिटी ये है और g की वैल्यू 9.8 है या 10 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं तो चाहता हूँ कि आप सारी वैल्यूज आ जाए ताकि आप ये देख लें। चलिए मैं आगे यूनिट का कुछ कर तो नहीं रहा हूँ फिलहाल, पर 1 2 3 4 और ये 5, ये प्रेशर आ गया 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि 1 एटमॉस्फेयर ही होता है, करीब करीब 1 बार तो होता ही है। ये जानकारी पे हम 5 स्टार देके हम इसे रटना चाहते हैं, इसका इक्वेशन को दोबारा करेंगे तो नहीं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर is equal to pressure exerted by 76 centimeter of mercury column, 76 सेंटीमीटर of mercury column। ये हम बचपन से सुनते आए हैं, इसका भी हमें पक्का पता नहीं है, हमने डेरिवेशन किया नहीं है, पर इसका हमें पक्का पता है is equal to the pressure exerted by 10 meters of water। इसलिए मैंने 10 मीटर का प्रेशर आपसे निकलवाया था। H 10 मीटर है, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है जो कि 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है ये। और HdG एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अप्रॉक्सीमेटली इस प्रेशर की वैल्यू उतनी आ गई जितनी 1 एटमॉस्फेयर की होती है। So 1 atmospheric pressure is the pressure exerted by 76 centimeter of mercury column and is also the pressure exerted by 10 meters of water column। इसे आप डायरेक्टली रट सकते हैं, रटना ही चाहिए। इस जानकारी पे खाली मैं 5 स्टार दे रहा हूँ बिना डेरिवेशन के। मुझे ये डेरिवेशन आज के बाद नहीं देखना। इस डेरिवेशन में एक ही सुंदर बात थी, एक तो आपका फॉर्मूला रिवाइज हुआ, ऊपर से डेंसिटी की यूनिट आपको समझ में आया कि ग्राम पर सीजीएस में रखते तो ये रखते, एसआई में रखेंगे तो ये रखें। बस आप ये डायरेक्ट रख लें कि 10 मीटर्स ऑफ वाटर कॉलम 1 atm का प्रेशर लगाता है जो कि 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हो सके तो इस न्यूमेरिकल्स में आप डायरेक्टली यूज किया करें। अगला क्वेश्चन लिखें, अगला क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय
3000 meters of water column. Calculate the pressure exerted by 3000 meters of water column. तो बढ़िया तरीका ये तो फिर है ही, जब पी को आप एचडीसी रख दीजिए, हाइट है 3000 मीटर, डेंसिटी एसआई यूनिट्स में रखिएगा, डेंसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जी को आप 10 रख दीजिए मीटर्स में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। मैं तो आइडियली ये चाहता हूँ कि वैल्यू के साथ हमेशा यूनिट ही रखी जाए, कभी कभी बड़ा मदद मिल जाती है, अगर हम चाहें तो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 3 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। मैं इसका एक मेथड 2 भी ले सकता था, ये मेथड 1 है और यही प्रेफरेबल है, पर मेथड 2 मैंने लगाने की सिखाने की कोशिश तो की है। मेरा कहना है कि यार 10 मीटर पानी 1 एटीएम प्रेशर लगाना है, तो बस 1 मीटर 1/10 एटीएम लगाएगा, और 3000 मीटर 3000/10 एटीएम लगाएगा, यानी 300 एटीएम लगाएगा। तो 300 एटीएम यानी 300 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिटरी मेथड से भी आप चाहें तो कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये रटवाया है कि 10 मीटर का प्रेशर 1 एटीएम होता है, तो 1 मीटर पानी का प्रेशर कितना होता है, और 3000 मीटर पानी का प्रेशर कितना होता है, 300 एटीएम। मुझे हालांकि चूंकि बातें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही चाहिए होती हैं, इसलिए ये भी बड़ा आसान ही है, इसमें कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, यही ज्यादा प्रेफरेबल है, यही ज्यादा डिजायरेबल है। इसमें एक ही गलती की संभावना है, डेंसिटी की गलती आपसे होगी ही होगी, आप माने या ना माने, डेंसिटी की गलती आपसे होगी ही होगी। वो आप 1 ही लिखने की टेंडेंसी रखते हैं हमेशा आखिर तक। ऐसा यूनिट में डेंसिटी पानी की 1000 होती है, HDG। तो ये प्रेशर मैंने निकाल लिया कि 3000 मीटर गहरा पानी कितना प्रेशर लगाएगा, 3000 मीटर गहरा पानी कितना प्रेशर लगाएगा, 300 एटीएम, 300 एटीएम। अब फाइनली हम एग्जांपल 9.5 को सॉल्व करने की पोजीशन में आ चुके हैं। 9.5 में आपको बस ये दे दीजिए कि पानी का बल्क मॉडुलस है, पानी का बल्क मॉडुलस है 2.2 × 10⁹ SI यूनिट्स। तो हाइट है 3000 मीटर, तो डेल्टा V बाय V निकालना है आपको। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाय V, यानी HDG अपॉन डेल्टा V बाय V। तो डेल्टा V बाय V की वैल्यू आ जाएगी, जो प्रेशर है HDG अपॉन बल्क मॉडुलस, डेल्टा P अपॉन बल्क मॉडुलस, और ये 300 एटीएम के बराबर है। और ये चूंकि मैंने SI यूनिट्स में रखा है, मैंने क्योंकि ये SI यूनिट्स में रखा है, इसलिए मैं ये भी SI यूनिट्स में रख देता हूं, वरना 300 एटीएम से भी मेरा काम चलने वाला था। अब ये बढ़िया आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा V बाय V है वो करीब 3 × 10⁻⁷ अपॉन 2.2 × 10⁻⁹ आ रही है। सो 3 अपॉन 2.2 × 10⁻⁻² टाइप का आ जाएगा। ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है साहब, बस टिपिकली यही एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात ये, अब आपको ऑप्शंस में देखनी पड़ेगी कि उसने ऑप्शन परसेंटेज में दिए हैं क्या। फ्रैक्शन जो है ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है यानी आउट ऑफ 1 है। आगे लिख दीजिए आप, अगर आपने इतना लिख लिया तो उसके बाद लिख दीजिए if the all options are in percentage, if all options are in percentage, सारे ऑप्शंस अगर परसेंटेज में हो, then multiply the given fractional value by 100, multiply the given fractional value by 100। अगर सारे ऑप्शन परसेंटेज में हैं तो आपको 100 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस। जो अभी मेरा फ्रैक्शन आया ना, अभी जो मेरा फ्रैक्शनल चेंज आया,
उसकी वैल्यू आई 3/2.2 इंटू 10⁻², 1.36 इंटू 10⁻²। और फ्रैक्शन का मतलब है आउट ऑफ 1। अगर आपको 1 में से मार्क्स दिए जा रहे हैं तो इतने मार्क्स दिए जा रहे हैं, यह है फ्रैक्शन। और परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ परसेंट। परसेंट मतलब पर 100, पर 1, पर यानी अपॉन। 1 में से इतने हैं तो 100 में से कितने हैं? अगर ये 1 में से आपके मार्क्स हैं तो 100 में से आपके मार्क्स इतने हो जाएंगे। इसलिए ये फ्रैक्शन है और ये परसेंटेज है। ये परसेंटेज है। आपके मार्क्स केवल 1.3% मार्क्स मिले आपको। फ्रैक्शन का मतलब होता है पर 1 और परसेंट का मतलब होता है पर 100। तो पर 100 में फिलहाल ये मतलब नहीं कि आप 100 से डिवाइड करें। क्वेश्चन पूछ रहा है 100 में से कितने मिले। ये तो बहुत बड़ी इश्यू है कि 100 से मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। हम हमेशा परेशान ही रहेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपने फिलहाल निकालना है पर फ्रैक्शन निकालना है, मतलब आउट ऑफ 1 और आउट ऑफ 100 निकालना है तो 100 से डिवाइड नहीं करना है। 100 में से तो ज्यादा ही मार्क्स आएंगे ना। आपको सोचना पड़ेगा आंसर बड़ा लाना है कि छोटा लाना है। 1 में से अगर आपके इतने नंबर आए तो 100 में से कितने आएंगे। तो इसके लिए आप ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करिए और नीचे भी 100 में से मल्टीप्लाई करिए। अगर 1 में से इतने नंबर आएंगे तो 100 में से कितने आएंगे, इसके लिए आप ऐसा कर दीजिए। ये आउट ऑफ 100 हो गए आपके मार्क्स। 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए। अब ये जो कुछ भी है न्यूमरेटर वो 100 में से आपके मार्क्स है। पर 1 ये है और अगर पर 100 निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए। ये आउट ऑफ 100 हो जाएगा। ये आ रहा है 1.36 अपॉन 100। जो पर 100 है वो आपको निकालना था। ये परसेंट वाली चीज है तो प्रॉब्लमेटिक। 100 से मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, जरा हमेशा बड़े अलर्ट होकर सीखिए। ये समझ जाएंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि आपने 1 में से मार्क्स बताए थे, भाई 100 में से बता। तो पूरा देखो 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा तो चेंज नहीं होगा। अब ये वैल्यू, ये मेरे मार्क्स है आउट ऑफ 100, ऐसा मैं लिख सकता। सो दिस इज द स्टोरी गाइस, दैट इज ऑल फॉर टुडे।